हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जान गए होंगे कि सीयूईटी कैप यानी कि सीयूईटी की एक नई गाइडलाइन आ गई है पूरे के पूरे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और आपके अलॉटमेंट से रिलेटेड। तो चीज़ें क्या होने वाली है, किस तरीके से आपको फीस सबमिशन करना है, सारी गाइडलाइन इसकी आ गई है और न्यू गाइडलाइन इन्होंने जारी कर दी है। तो आपको पता होगा कि सीयूईटी का या फिर जो बीएचयू है इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 31 जुलाई तक खत्म हो जाएगा और 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म चल रहा है। जिन्हें भी रजिस्ट्रेशन करना है वो कर लें। और हमने प्रेफरेंस फिलिंग भी देख ली थी कि कैसे कैसे हमें प्रेफरेंस सेट करना है, क्या क्या सब्जेक्ट हैं बीएचयू में, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने सीट है, कौन सा कॉलेज आप ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्स है, ये सब हमने इसके पहले वाली वीडियो में देख लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर से देख लें। अब हम बात करते हैं बीएचयू कैप के बारे में। तो बीएचयू कैप जो है वो बेसिकली एक नई गाइडलाइन है जिसका इन्होंने नाम दिया है कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम। यानी कि पूरा का पूरा जो अलॉटमेंट प्रोग्राम है उसके लिए इन्होंने नई गाइडलाइन जारी की है यूजी प्रोग्राम्स के लिए, यानी अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए। तो इसमें पूरी तरह से चीज़ें हैं। पहले तो यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है, फिर पूरा कंटेंट इन्होंने कोर्स के बारे में दिया हुआ है, कौन कौन सा कोर्स है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर क्या क्या सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, ये सब कुछ है। और ये जनरल इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है, फैकल्टी के बारे में, एरिया वगैरह वगैरह ये सब कुछ इन्होंने दिया है, काउंसलिंग की जो साइट है ये सब कुछ यहाँ पर इन्होंने बताया है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजी प्रोग्राम्स के बारे में दिया है, जहाँ पर फीस, अलॉटमेंट, सीट के बारे में सब कुछ इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो अफिलिएटेड है सीएपी अथॉराइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ये सेट किए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर इन्होंने बताया है कि द ऑनलाइन विल प्रोवाइड टू द एप्लीकेशन सीकिंग टू द सीएपी कैंडिडेट इंटेंडिंग the admission of the BHU complete the application exclusively online platform, offline submission will not accepted। ठीक है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको एप्लीकेशन सबमिट करना, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर जो रजिस्ट्रेशन है वो कह रहे हैं कि एक्सेप्टेबल नहीं है। एडवाइस इसमें दिया गया है लॉगिन इंक्लूडिंग लॉगिन आईडी, पासवर्ड और प्रिवेंट मैसेज ऑन क्रिएटेड टू द लॉगिन क्रिएटेड कैन नॉट बी अलर्टेड टू द एडिशन ऑफ द एनी सर्कमस्टेंसेस देयर विल बी वन टाइम सीएपी रजिस्ट्रेशन फीस है। और ये रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, जिसमें आपके पास रजिस्ट्रेशन फीस में अगर आप अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 500 रुपये हैं, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हैं तो 250 रुपये हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ईच प्रोग्राम कह रहे हैं कि ये सक्सेसफुली पेमेंट के बाद जो एप्लीकेशन फीस है वो मानी जाएगी। एनी पेमेंट मोड थ्रू अल्टरनेटिव लिंक और मोड द दोज प्रिवेंटेड बाय बीएचयू विल नॉट कंसीडर। कह रहे हैं किसी भी तरीके का अगर आप वैकल्पिक जो है लिंक से अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा और ट्रांजैक्शन फीस रिफंडेबल भी नहीं होगी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट यहाँ पर इन्होंने अगली गाइडलाइन में क्या बताया कि अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें और उसके बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन करें, तभी पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और इन्होंने लिखा है अपॉन वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एंड फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद ही जो डॉक्यूमेंट है या फिर जो सीट है वो आपको अलॉट होगी। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डिपार्टमेंट या सेंटर या कॉलेज है वो जब अप्रूव करेगा तभी आपको सीट अलॉटेड होगी, ठीक है। और सच केसेस में कैंडिडेट जो है एडमिशन इनका ये फिर एलोकेटेड सीट के बेसिस पर होगा। कैंडिडेट आर एदर टू द टाइमलाइन ऑफ द ऑल एलोकेशन एडमिशन राउंड 2, ये तो वही बात है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा है डेस्कटॉप लैपटॉप अवॉइड फिलिंग द फॉर्म यूजिंग मोबाइल फोन। तो इन्होंने कहा मोबाइल फोन को अवॉइड करना, ये सब तो ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने प्रोफाइल कम्प्लीकेशन में सब कुछ देख लिया था, प्रोग्राम सिलेक्शन, रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन आपको करना है ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है। प्रोफाइल सेक्शन ये सब कुछ आपको पता है, ये हमने जब हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के समय वो सब कुछ हमने देख लिया था, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ये भी है डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है। और इसके बाद अगर हम आए सब्जेक्ट मैपिंग पे तो किस तरीके से आपको अपना सब्जेक्ट चुनना है ये भी हमने देख लिया था, क्या आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे
और उसी के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ करना है। प्रेफरेंस सिलेक्शन कैसे करना है ये भी आपको बताया गया था, प्रेफरेंस फिलिंग का पूरा वीडियो है, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। लॉकिंग द प्रेफरेंसेस, इसमें क्या है कि जब आपका 31 जुलाई के बाद जब आपकी प्रेफरेंस फिलिंग हो जानी है, उसके बाद जब आपको कॉलेज अलॉट होना स्टार्ट होगा तो आपको अपने प्रेफरेंस को लॉक करना होगा। जैसे आपने मान लीजिए उसे अभी कुछ के समय के लिए आपने उसे छोड़ दिया तो वो अपग्रेड सिस्टम पे होता रहता है, ऊपर की तरफ वो अपग्रेड होता रहता है। यानी अगर आपको 3rd नंबर का मिला हुआ है कॉलेज या फिर 3rd नंबर का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो अगर आपने छोड़ा हुआ है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि बाकी बच्चे जो है लॉक कर लेते हैं इस वजह से। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हो, कभी कभी वहीं टिका रहता है, इसलिए क्या करते हैं बच्चे जो है उसे लॉक कर देते हैं। और अगर आपने डेडलाइन के बाद अगर आपने इसमें कुछ आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, और कुछ भी इसकी प्रेफरेंस को, प्रोग्राम को, फैकल्टी या कॉलेज कुछ भी, जब इनका डेडलाइन का जो टाइम है उसके बाद आप 31 जुलाई के बाद इसे एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि लास्ट से जो प्रेफरेंस है वही आपकी वहां पर मानी जाएगी, ठीक है, डेडलाइन के टाइम पर। ठीक, अब अलॉटमेंट रूल्स क्या क्या है ये अगर हम देख लेते हैं तो अलॉटमेंट रूल्स में यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरिट के अकॉर्डिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको अलॉट होगा। और उसके बाद पॉसिबिलिटी क्या है, सीट कितनी अवेलेबल है, मेरिट लिस्ट में स्पेसिफिक प्रोग्राम कितने हैं, सोशल कैटेगरी मतलब आपकी कैटेगरी में सीट कितनी है, और एनी एडिशनल अलॉटमेंट रूल, पॉलिसीज, क्राइटेरिया ये सीएपी के थ्रू यहाँ पर ये पब्लिश करेंगे बीएचयू एडमिशन की वेबसाइट पर। और इसके बाद इन्होंने बताया है सारी चीज़ें कि जो आपका रैंक है, एनटीए का स्कोर है, और जो इंटर क्राइटेरिया है उसी के हिसाब से आपकी जो कैटेगरी मेरिट है, ठीक है, अनरिजर्व मेरिट क्राइटेरिया है, उसी के हिसाब से आपकी जो फिलिंग है या फिर कह सकते हैं आपकी जो सीट है वो आपको अलॉट होगी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो वैलिड सर्टिफिकेट है ये आपको एम्प्लॉय कोटा का, जैसे आप बीएचयू के एम्प्लॉय कोटा है, ठीक है, सबमिट वैलिड सर्टिफिकेट इशू ऑथराइज बॉडी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो इससे तो मतलब है नहीं ज़्यादा, यानी कि आप SC ST या फिर किसी भी कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना एक वैलिड सर्टिफिकेट देना होगा। सीट अलॉटमेंट विच मीन रिजर्व कैटेगरी, ठीक है, ये रिजर्व कैटेगरी के लिए है। और सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन के प्रोसेस में अगर हम देखें तो विल लूज द अलॉटमेंट सीट, कह रहे कैंडिडेट फेल, जो कैंडिडेट जो है वो फेल कर देते हैं पेमेंट में। कैंडिडेट अगर पेमेंट नहीं कर पाते, फेल हो जाता है, तो अपनी सीट को लूज कर देंगे, खो देंगे। ठीक है, अगर आपने सही टाइम पर पेमेंट नहीं किया तो आपकी सीट चली जाएगी, और अगर आपने पेमेंट करने में देरी की तो भी चली जाएगी। ये तो आपके फीस रिलेटेड है, ठीक है। और देखिए फीस रिलेटेड में क्या होता है कि मान लीजिए फ्लोट होकर के, जैसे मैंने बताया था आपको कि फ्लोटिंग का ऑप्शन आता है, वो अपग्रेड होकर के या अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है, उसमें अपग्रेड होकर आपको दूसरी सीट मिल गई। तो हो सकता है कि अभी तक आपको कॉलेज मिला हुआ था, अफिलिएटेड कॉलेज, अब आपको मेन कैंपस मिल गया, तो मेन कैंपस की जो फीस है वो कम होती है, तो आपको जो आपने ज़्यादा फीस दी है वो फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। और जितनी भी, लेकिन ये फीस आपकी नवंबर और दिसंबर से पहले रिफंड नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए आप किसी और कॉलेज में चले गए या किसी और स्ट्रीम में, सब्जेक्ट में चले गए जहाँ की फीस ज़्यादा है, तो आपको फीस पेमेंट करना होगा। पेमेंट के ऑप्शन पर जाकर सारा ऑप्शन करना होगा। मान लीजिए अपग्रेड, आपने फीस पेमेंट कर दी, अभी लॉक नहीं किया है, अपग्रेड हो गया और फीस एग्जैक्ट वही है, कोई भी चेंजेस नहीं है, तो भी आपको वहां पर जाना होगा और पूरा प्रोसेस अपना कंप्लीट करना होगा। फीस पेमेंट करनी होगी, 0 रुपया है, कोई बात नहीं, आपको फीस पेमेंट करनी होगी। ये नहीं सोचना है कि 0 है तो फीस हम कैसे पेमेंट करें, नहीं। तो आपको इसके पहले अपना फ्रीज का ऑप्शन या तो आप चूज कर सकते हैं। जब आप फ्रीज का ऑप्शन चूज कर लेंगे तो कोई भी फ्लोटिंग या फिर कोई भी जो अपग्रेडेशन आपके पास नहीं होगा। और यहाँ पर एक और है, अगर हम देखें यहाँ पर ये विड्रॉ फॉर्म, अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी किसी भी कोर्स से तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। और दूसरी बात है, लेकिन अगर आप विड्रॉ कर देते हैं तो दोबारा आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर दोबारा आप उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होंगे, ऐसा मान लिया जाएगा कि बीएचयू में आपको नहीं पढ़ना है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर इन्होंने सीट के बारे में बताया है कि जो सीट है, ठीक है, जो सीट है वो क्या हो जाएगी, SC और ST कैटेगरी की जो सीट है वो उन्हीं के कोटा से भरी जाएगी, यानी SC का SC से, ST से, और उनका भी उसी कैटेगरी से भरा जाएगा, यानी अनरिजर्व कैटेगरी या कोई और कोटा वाले लोग उसमें जाकर उनकी सीट पर एडमिशन नहीं ले सकते, वैसे सीट भरी जाती है। ठीक है, यहाँ पर वही अपग्रेडेशन के सिस्टम में दिया है कि अगर फीस का आपके डिफरेंस हो रहा है तो आपको क्या करना है, लोअर फीस अगर आपकी है,
हाई फीस आया तो जो भी एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, फीस बराबर है तो भी आपको 0 पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर फीस आपने ज़्यादा पे कर दी है, आपका अपग्रेड होकर किसी ऐसे कॉलेज में चला गया जहाँ फीस कम है, तो आपको ये नवंबर दिसंबर के बाद रिफंडेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिफंड नहीं होगा, लेकिन बाद में रिफंड होगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। विड्रॉ का जो चीज है, विड्रॉ आपके यहाँ पर दिखा गया है विड्रॉ के लिए। तो कैंडिडेट जो है एबल पार्टिसिपेट सब्सिक्वेंस रेगुलर अलॉटमेंट राउंड प्रोग्राम, वो विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ बटन विल बी अवेलेबल एक्टिव पीरियड ऑफ एडमिशन फीस पेमेंट इन द राउंड। कह रहे हैं कि विड्रॉ बटन जो है वो जब तक आपका फीस का पेमेंट हुआ है उसी समय तक वो एक्टिव होगा, उसके बाद वो डिसेबल हो जाएगा पेमेंट की डेडलाइन के बाद। ठीक है, उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाएगा। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो जाएगा। कह रहे हैं विड्रॉ ऑप्शन विल बी नो लॉन्गर अवेलेबल द स्पॉट एडमिशन राउंड। स्पॉट एडमिशन जो राउंड होता है आपका, उसमें कह रहे हैं कि विड्रॉ बटन वहां तक नहीं रहेगी। और अगर आप मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जैसे अभी आपने रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई तक नहीं किया, जो बच्चे मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए भी फीस की पेमेंट वही है, 500 और 250 रुपए। और इसके बाद अगर आप स्पॉट राउंड में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए क्या है, कौन से लोग हैं जो स्पॉट राउंड में एडमिशन ले सकते हैं? तो हु नॉट रजिस्टर द BHU UG काउंसलिंग, जिन्होंने BHU UG काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया। कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड BHU काउंसलिंग, वो विल नॉट ऑफर्ड, जिसको कोई भी सीट ऑफर नहीं हुई है। और वेयर ऑफर सीट बट नॉट डिपोजिट द फीस, जिसको सीट ऑफर हुई थी लेकिन उसने अपनी फीस पेमेंट नहीं की थी, वो भी आ सकता है। और डिपोजिट द फीस बट गॉट दियर एडमिशन कैंसिल एंड विड्रॉ रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, या फिर जिसने फीस पेमेंट कर दी थी लेकिन उसने विड्रॉ कर दिया, रिजेक्ट हो गया उसका, या उसने विड्रॉ कर दिया वेरिफिकेशन के टाइम में, तो वो भी दोबारा से री रजिस्ट्रेशन या कह सकते हैं स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्पॉट राउंड काउंसलिंग। ये सारा स्पॉट राउंड का प्रोसेस दिया गया है, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपका स्पॉट राउंड का भी प्रोसेस होगा। अब हम देखते हैं कि आपके पास जो रिफंड पॉलिसी है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या रिफंड पॉलिसी रहने वाली है। ठीक है, ये रिफंड पॉलिसी नॉन रिफंडेबल, जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो तो रिफंडेबल नहीं होगी। और इसके बाद आपको फिजिकल और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कराना है। फिजिकल और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन जब आपका एडमिशन हो जाएगा उस समय आपको डेट दी जाएगी, और उस समय जाकर के आपको फिजिकल और मतलब अपना डॉक्यूमेंट सारा लेकर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पर जाकर अपना फिर से जो है वेरिफिकेशन कराना है। अब हम देखें स्पोर्ट्स कोटा, ये तो हो गया। हम देखें कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। एक चीज आपकी रह गई डॉक्यूमेंट, यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट के बारे में भी सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के पेज पर अगर हम आते हैं, डॉक्यूमेंट देखते हैं। डॉक्यूमेंट चला गया क्या, फिर से देखते हैं। डॉक्यूमेंट आपको दिखेगा, और हाँ, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का आपको क्या कराना है, वेरिफिकेशन कराना है। और ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट में भी आपकी वही सारी चीजें रहेंगी। जैसे जब आप ऑनलाइन जब आप डॉक्यूमेंट कराएंगे तो आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और उसके बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जब आप ऑफलाइन, यानी कि जब आपको जाना है फीस पेमेंट के बाद, जब आप ऑफलाइन अपना डॉक्यूमेंट वो कराने के लिए जाएंगे, वेरिफिकेशन कराने के लिए, उस समय आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें आपको चाहिए होता है 10th और 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो आपने फिल की थी, अपनी फोटो, अपना सिग्नेचर तो आपके पास रहेगा ही, और उसके साथ आपका जो माइग्रेशन है, TC है, CC है। अगर माइग्रेशन, TC और CC नहीं होता है तो इसके लिए ये अंडरटेकिंग का फॉर्म उस समय भी दे देते हैं, और जब एडमिशन हो जाएगा आपका तब आपको ये फॉर्म जो है अपना ये माइग्रेशन, TC और CC लेकर के जाना पड़ेगा। तो इस बात के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि अगर TC, CC या माइग्रेशन नहीं है तो आपका काम नहीं बनने वाला है। और दूसरा इन्होंने मांगा है इनकम सर्टिफिकेट, या अगर आप किसी कोटा से बिलोंग करते हैं, जैसे आप बिलोंग करते हैं SC ST हो गए, OBC EWS कैटेगरी से, PWD से, कश्मीरी माइग्रेंट, कहीं से भी बिलोंग करते हैं आर्मी कोटा से, तो आपके पास अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरी बात है इनकम की, तो इसके बिना तो नहीं होता है, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इनकम जो है वो आप मान सकते हैं एप्लीकेबल है नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनकम सर्टिफिकेट के बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। इनकम सर्टिफिकेट के बिना आपका एडमिशन हो सकता है पूरी तरीके से,
लेकिन वो बच्चे जो जिनके लिए इनकम सर्टिफिकेट जिन्हें बाद में अप्लाई करना है, आपको अपने बाद में आपको अप्लाई करना है, या जो बनवा सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट, जिनको चाहिए होता है वो अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा ले, रहेगा तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनकम सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन रुक जाएगा। बेहतर आपका 10 और 12th का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। तो ये सारी डेटा है जो कि इन्होंने अपने सीएपी यानी कि अपनी इस गाइडलाइन में, इनकी जो न्यू गाइडलाइन निकली है इनमें उन्होंने दी है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो सारी बातें आपके बिना काम की है, जितनी काम की चीजें थी वो सब हमने डिस्कस कर ली।